हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 6 अगस्त के डेली करंट अफेयर। और सभी प्रश्न क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पिछले 8 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर जितना भी करंट हमने पढ़ा है उसकी कंबाइंड PDF आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है। ये PDF आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो अगर इस वीडियो को आप परचेज करना चाहते हैं भारी छूट के साथ, तो इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर एक बार आप चेक कर लीजिए और अगर PDF आपको पसंद आती है तब आप इसे परचेज कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल के बाद ओलंपिक में पदक, जो कि कांस्य पदक है, को जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जो अकाल पड़ा हुआ था पिछले 41 साल से, अब जाके भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उसे दूर किया है। पिछली बार 1980 में जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये हुआ था मॉस्को में, जो कि तब सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो उसमें भारत ने जीता था गोल्ड और इस बार जीता है कांस्य। तो ये आप याद रखना। आपको बता दें कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है, इसका आयोजन जापान में वर्तमान में किया जा रहा है 2021 के अंतर्गत। और याद रखना कि इसके पूर्व भारतीय हॉकी टीम ने सन 1980 में आयोजित जो ओलंपिक खेल थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यह तीसरा कांस्य पदक होगा। इसके पहले उसने 1968-1972 में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक को जीता था। भारत इससे पहले 8 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक भी जीत चुका है। तो पूरी टाइमलाइन में आपको बता देता हूँ, भारत ने अब तक कुल मिला के 8 बार गोल्ड जीता है। कब कब? 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 का जो ओलंपिक गेम हुए उसमें भारत ने जीता था गोल्ड मेडल। सिल्वर जीता गया था 1960 में, ब्रोंज 3 बार जीता गया है। कब कब? 1968, 1972 और टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखो, 2 प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय हॉकी टीम ने उसने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता। तो सही जवाब होगा इसका ब्रोंज। इसके पहले कब जीता था? 1980 में जीता था। क्या जीता था? गोल्ड जीता था। अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जो ब्रोंज मेडल जीता है, इसके पहले भारतीय हॉकी टीम ने किस ओलंपिक में ब्रोंज जीता था, तो सही जवाब होगा इसका 1972। तो इन प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो रजत पदक है वो जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में। और इसके बाद PV सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था 1 कांस्य। लवलीना बोरगोहेन जो कि एक बॉक्सर हैं, उन्होंने इसमें भी कांस्य जीता है, ब्रोंज जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी अभी हाल ही में 1 कांस्य पदक जीत लिया है। तो ये जो पदक हैं इसकी सीरीज अभी जारी रहेगी क्योंकि खेल अभी समाप्त नहीं हुए हैं। आगे जो भी जानकारियाँ आएंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लवलीना बोरगोहेन ने जीत लिया है कांस्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक को जीता है। सेमीफाइनल बाउट में लवलीना को 69 किलोग्राम वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की रहने वाली बुसेनाज सुरमेनली ने हरा दिया था। तो याद रखना कि लवलीना को मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनली ने सेमीफाइनल बाउट में हराया था। ओलंपिक में बॉक्सिंग में चैंपियन जीतने वाली लवलीना ओवरऑल भारत की तीसरी मुक्केबाज हैं। इससे पहले भारत की ओर से विजेंदर सिंह और MC मैरीकॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक को जीत लिया था। ये बताओ कि भारतीय पैरालंपिक दल के थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि संजीव सिंह ने। तो फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया था हमारे जो स्पोर्ट मंत्री हैं, कौन है, अनुराग ठाकुर के द्वारा 3 अगस्त को। कर दे कमाल तू गीत को दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा है और ये लखनऊ के रहने वाले हैं और उन्होंने इसे गाया भी है, जो लखनऊ के हैं। और याद रखना कि भारतीय पैरालंपिक समिति का विचार था कि समावेशिता के प्रतीक के रूप में दिव्यांग समुदाय के किसी व्यक्ति से गीत लिखवाया जाए। इस गीत के बोल न केवल खिलाड़ियों में जोश भरते हैं बल्कि किसी भी तरह की शारीरिक बाध्यता का सामना करने वाले व्यक्तियों को भी प्रेरणा देते हैं कि वे खुद को कभी कमतर न समझें और वो हर क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। इस अवसर पर हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत टोक्यो ओलंपिक की 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में 54 पैरा खिलाड़ियों के साथ अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। तो याद रखना कि पैरालंपिक गेम्स जो कि शुरू हो रहे हैं, कब से ये शुरू हो रहे हैं, 23 अगस्त से। उसमें भारत की ओर से कुल 54 पैरालंपिक जो स्पोर्टमैन हैं वो जा रहे हैं। और देखिए, टोक्यो ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है,
इसको किसने गाया था? गाया गया था मोहित चौहान के द्वारा, और मोहित चौहान ने ही इसे लिखा भी था। 23 जुलाई को जब टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन था, उस दौरान हिंदुस्तानी वे नाम से जो गीत गाया गया उसको लिखा था AR रहमान ने, और गाया था किसने? अनन्या विड़ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2021 जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ है, तो आपको ये बताना है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में कौन सा स्तर पहले स्थान पर है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। पिछले 3 सालों से लंदन जो है वो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है जर्मनी का म्यूनिक, और तीसरे स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका का सियोल नामक शहर। तो याद रखना फ्रेंड्स कि मुंबई और बेंगलुरु की जो रैंकिंग है वो नीचे गिरी है। मुंबई और बेंगलुरु जो है क्रमशः 106वें और 110वें स्थान पर है, यानी कि टॉप 100 से वो बाहर हैं। याद रखना कि ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट QS क्वेकारेली, इसको कहते हैं QS क्वेकारेली, और यस फॉर साइमंड्स। तो क्वेकारेली साइमंड्स के द्वारा लाई गई रैंकिंग के 9वें संस्करण में मुंबई को 29 स्थान नीचे लाया गया, और बेंगलुरु को 21 स्थान का यहाँ पर मतलब डाउनफॉल हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट जो कि हाल ही में जारी हुई है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुल मिला के 7 कंपनियां हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ये टॉप 100 कंपनियों की सूची से बाहर हो गई है। हालांकि SBI जो है ये 16 पायदान की छलांग लगाई, यानी कि SBI जो है ये 16 पायदान ऊपर आया है। तो यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का 67वां संस्करण है। ये भी याद रखना एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का ये कौन सा संस्करण है। तो ये 67th एडिशन है। और टॉप 10 कंपनियों में कौन कौन से हैं? तो ये हैं, पहले स्थान पर तो वॉलमार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। दूसरे स्थान पर हो गया है अमेजन, तीसरे स्थान पर हो गया है एप्पल। अच्छा, गूगल किस स्थान पर है? तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, ये 9वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद क्रमशः बाकी की कंपनियां आप यहाँ पर देख सकते हो। कुल मिला के 4 कंपनियां यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि टॉप 10 में है। पहले स्थान पर वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर अमेजन, तीसरे स्थान पर एप्पल, और गूगल अल्फ़ाबेट को भी याद रखना जिसको नाम रखा गया है अल्फ़ाबेट इंक, जो कि है 9वें स्थान पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कंपनियां जो शामिल हैं इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वो किस देश से हैं? तो चीन से हैं। 143 कंपनियां हैं चीन की जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में शामिल हैं। दूसरे स्थान पर आता है देश कौन सा? अमेरिका। अमेरिका की 122 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। भारत से जो 7 कंपनियां इस सूची में शामिल हुई हैं, तो आइए मैं उनका नाम बता देता हूं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि 155वें स्थान पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 205वें स्थान पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है 212वें स्थान पर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है 283वें स्थान पर, 243 पोजीशन। राजेश एक्सपोर्ट है 348वें स्थान पर। टाटा मोटर्स ये है 357वें स्थान पर। और BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये किस स्थान पर है? तो ये है 394th इसकी पोजीशन है। ठीक है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, BM कनाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त बनाया गया है। तो याद रखना कि BM कनाडे जो कि ML टहलियानी की जगह लेंगे। और इसी के साथ बाकी की जो 2 विकल्प हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, KN भट्टाचार्य और PK लोहरा। तो आपको बता दें कि KN भट्टाचार्य को त्रिपुरा का लोकायुक्त अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्त किया गया था, और फरवरी में शायद या जनवरी रहा होगा जब राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में PK लोहरा जी की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो सभी नाम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेपर डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक किताब को किसने लिखा है? लेपर डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक जो किताब है ये लिखी गई है संजय गुब्बी के द्वारा। अब यहाँ पर जो बाकी के नाम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काजल सूरी, कुणाल बसु और लुसियानो बर्निक, इनकी भी जो किताबें हैं अभी हाल ही में आई थी और चर्चा में रहेंगी और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखो, जो काजल सूरी की किताब है उसका नाम क्या था? हब्बा खातून। कुणाल बसु ने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है? तो नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड। और लुसियानो बर्निक की एक किताब आई है और इसका नाम क्या है? द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स, हृदय प्रत्यारोपण दिवस ये मनाया गया अभी हाल ही में 3 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, तो देखो 3 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अब से लगभग 27 साल पहले भारत में पहली बार 3 अगस्त के दिन ही पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण
किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तस्वीर के माध्यम से कि पहले ये जो हृदय प्रत्यारोपण का कार्य था ये सिर्फ विदेशों में ही होता था, भारत में नहीं हो पाता था। लेकिन जुलाई 1994 में मानव अंग कानून बनने के बाद भारत के एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ पी वेणुगोपाल की अगुवाई में भारतीय चिकित्सकों की टीम ने भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया। और यह बड़ी उपलब्धि उस साल 3 अगस्त को हासिल की गई थी। मतलब जब मानव अंग कानून बना तो उसके लगभग एक महीने के अंदर ही, एक साल नहीं, एक महीने के ही अंदर। और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रत्यारोपण में कुल मिला के 1 घंटे से कम समय लगा, कुल मिला के 59 मिनट का समय लगा था। इस मरीज का नाम था देवीराम। उसकी उम्र उस समय 40 वर्ष थी। देवीराम भारी उद्योग के कर्मचारी थे जिन्हें कार्डियोमायोपैथी नामक बीमारी थी। हालांकि हृदय प्रत्यारोपण के बाद लगभग 15 वर्ष तक वो जीवित रहे और बाद में इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। हालांकि इससे ये जो हृदय प्रत्यारोपण था इससे कोई संबंध नहीं था। तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने कुल मिला के 25 प्रत्यारोपण किया। उन्हें साल 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। पिछले कुछ सालों में निजी क्षेत्र में इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। आज भारत में हृदय प्रत्यारोपण का खर्चा लगभग 20 से 25 लाख रुपए आता है। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, केप टाउन में डॉक्टर सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी कौन सी स्पेस एजेंसी? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए यानी कि नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और फ्रेंड्स यह स्पेस क्राफ्ट अपने साथ नासा के 400 पाउंड से अधिक कार्गो और चालक दल की आपूर्ति को ले जाएगा। फिर 550 पाउंड से अधिक कार्गो लेकर धरती पर वापस भी आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर योर एग्जाम, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह, वर्ल्ड बिगेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर, यह किस देश से मिला है? तो फ्रेंड्स यह अभी हाल ही मिला है ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका में। तो फ्रेंड्स इसकी ये आप देख रहे हो कि कितना बड़ा है ये लगभग 510 किलोग्राम का है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा नीलम है ये। तो श्रीलंका से एक बेहद ही अनोखी घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यापारी के घर से कुएं की खुदाई के दौरान करीब 510 किलोग्राम का विशाल और बेशकीमती नीलम मिला है और इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा नीलम बताया जा रहा है। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा था वो कहाँ से मिला था? तो वो बोत्सवाना से मिला था। ये आपको याद आ गया होगा क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया था आपको। तो फ्रेंड्स एक्सपर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस नीलम की कीमत लगभग 7.5 अरब रुपए होगी, मतलब 10 करोड़ डॉलर। और श्रीलंका के अधिकारियों के अनुसार ये घटना श्रीलंका के रत्नपुरा इलाके की है। यहाँ बेशकीमती रत्नों के एक व्यापारी डॉक्टर गमागे के घर के पीछे कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक ये नीलम मिला है। 25 लाख कैरेट के इस नीलम का वजन लगभग 510 किलोग्राम है। डॉक्टर गमागे के अनुसार उनके घर में कुएं की खुदाई के दौरान मजदूरों को ये नीलम मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने मुझे दी। बाद में हमने इसे यहाँ से बाहर निकाला। विशेषज्ञों ने इस नीलम को सेरेडिपिटी सफायर नाम दिया है, जिसका मतलब होता है किस्मत से मिला नीलम। मशहूर रत्न विशेषज्ञ डॉक्टर जैमिनी जोसा ने कहा है कि इतना बड़ा नीलम इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये शायद 40 करोड़ साल पहले बना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के एमडी के पद की जिम्मेदारी को संभाल लिया है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं और सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए यानी कि मिनी आईपे। ठीक है, तो आईपे मिनी ये आंध्रा यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं और 1986 में डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर के रूप में एलआईसी में शामिल हुई थी। आईपे एलआईसी की पहली महिला जोनल मैनेजर यानी कि प्रभारी थी और एससीजेडओ हैदराबाद की प्रमुख थी। उन्होंने एलआईसी एचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंटरनेशनल ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ के रूप में भी काम किया है और अपने कार्यकाल के दौरान एलआईसी एचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस रेवेन्यू और मुनाफे को बढ़ाने में मदद भी की है। तो अब देखो यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सुधांशु मित्तल, अरमान गिरधर और नासिर कमल के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं। देखो जो सुधांशु मित्तल हैं ये भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं, याद रखना। अरमान गिरधर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसका? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का। ठीक है, और नासिर कमल ये कौन है? इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित
नल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका संबंध था किससे? कथकली से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि बताओ कि भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं, बता सकते हो? तो ये हैं कुल मिला के कितने, ये देखो 8 हैं, ठीक है। तो 8 को आपको याद रखना होगा। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो हो गया आपका यहाँ पर सतरिया क्लासिकल डांस, ये कहाँ पर होता है? ये असम में होता है। मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ये केरल में होता है। उसके बाद बात करें तो कुचिपुड़ी, ये तो आप जानते होंगे कुचिपुड़ी, इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। फिर आता है भरतनाट्यम, ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और मणिपुरी, ये मणिपुर से। और ओडिसी है उड़ीसा से। तो ये 8 क्लासिकल डांस हैं जो कि एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं, आपको इनको याद रखना है। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 213 की। प्रश्न ये होगा कि मालेकोटला किस राज्य का 14वां जिला बन गया है? और इसका सही आंसर था ऑप्शन ए यानी कि पंजाब। आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करो। और इस वीडियो लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। अब ये जो क्वेश्चन है इसको डिटेल में मैं बताऊंगा कल में, ठीक है। तो लीप ईयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये कि लीप ईयर, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो ये 366 डेज को मानकर ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी और पूरे मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्कशन से कर सकते हैं। 8 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।